हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। पेश है आपके सामने एक नई और मजेदार कहानी। बहुत पुरानी बात है कि एक जादूगरनी थी जिसका नाम था काली कस्तूरी। उसके 10 बहुत सुंदर बेटियां थीं। वह उनके साथ गांव से बहुत दूर एक बहुत बड़े घर में रहती थी। उसकी बेटियों की सुंदरता के चर्चे सब जगह थे। हर शादी की उम्र वाला आदमी उनमें से किसी एक से शादी करना चाहता था। कभी कभी वे आदमी जो उतनी दूर जा सकते थे उनमें से किसी एक से शादी करने के लिए उनके घर तक गए भी। पर अजीब सी बात यह थी कि वे वहां गए तो पर कोई भी वहां से वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए किसी का भी यह पता नहीं चला कि उन्होंने उनमें से किसी एक से शादी की या नहीं, और या फिर वे वहीं रह गए, या फिर वे उन लड़कियों के घर तक भी पहुंचे या नहीं, या उनका क्या हुआ। पर इस बात ने उन लड़कियों से शादी करने की इच्छा रखने वालों के उत्साह में कोई कमी पैदा नहीं की, क्योंकि वे सब लड़कियां सुबह के सूरज की तरह सुंदर थीं और हर आदमी उनका प्यार पाना चाहता था। काली कस्तूरी के गांव से बहुत दूर के एक गांव में एक औरत अपने 10 बेटों के साथ रहती थी। उसके बेटे भी शादी के लायक थे और काली कस्तूरी की बेटियों से शादी करना चाहते थे। उनमें से सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि यह केवल भगवान की मर्जी है, अगर उन सब की शादी उन सब लड़कियों से हो जाए। वह बोला, यह तो भगवान की मर्जी है कि हमारी शादी उन लड़कियों से हो। वे भी 10 हैं और हम भी 10 हैं, इससे हमारे परिवारों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। उसके बाकी भाई भी इस बात पर राजी थे। सो सबने काली कस्तूरी और उसकी बेटियों के घर जाने के लिए उस लंबी यात्रा के लिए अपना मन पक्का कर लिया। उनकी मां उनके इस विचार से कुछ खुश नहीं थी। उसने उनको बहुत कहा कि वे अपनी पत्नियां वहीं किसी पास के गांव से चुन लें, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे और अपना विचार भी नहीं बदला। उनको तो वे लड़कियां ही चाहिए थीं। मां ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि उस गांव जो भी गया है वह वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आया। वह गांव तो बहुत बुरा है। पर उसके बेटों ने उसको विश्वास दिलाया, तुम चिंता न करो मां, हम सब बिल्कुल ठीक रहेंगे। मां ने फिर कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले तुम में से कोई 1 या 2 चले जाओ, फिर जब वे वहां से लौट आए तब बाकी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लाने चले जाएं। नहीं मां, हम सबको साथ ही जाना चाहिए और हम सब साथ साथ ही जाएंगे। हमारा विश्वास है कि काली कस्तूरी अपनी सब बेटियों को एक ही परिवार में देना चाहती है, और वह भी हमारे जैसे सुंदर लड़कों को। इस तरह उन 10 बेटों ने मां का डर दूर किया और हंसकर बोले कि क्योंकि वह स्त्री थी इसीलिए आदमियों की इच्छाओं को नहीं समझ सकती थी। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, वे 10 लड़कियां हम 10 लड़कों से कैसे मैच कर सकती हैं? और उन्होंने यात्रा पर जाने के लिए अपना सामान बांध लिया। अगले दिन बहुत सुबह मुर्गे की बांग देने से भी पहले उठे, उन्होंने अपनी मां को विदा कहा और काली कस्तूरी और उसकी बेटियों के गांव चल दिए। उनके गांव का रास्ता बहुत ही तंग और लंबा था। सबसे बड़ा भाई सबसे आगे था और उसके बाकी सब भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब गाते हुए चले जा रहे थे। वे सब बहुत खुश थे और अपनी इच्छा पूरी होने के बारे में सोचते जा रहे थे। उधर जैसे ही उन 10 लड़कों ने अपना गांव छोड़ा और तब तक सूरज भी नहीं निकला था कि उनकी मां ने अपने 11वें बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना छोटा था कि वह अपनी मां को भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी मां ने घबराकर इधर उधर देखा तो वह कूदकर बोला, मैं यहां हूं मां, मेरे बड़े भाई कहां हैं? वह बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं सकी, आंखें फाड़े देखती रह गईं। जब वह कुछ होश में आई तो बोली, वे लोग तो काली कस्तूरी और उसकी बेटियों के घर गए हैं उसकी बेटियों से शादी करने। उस छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे जाकर उन्हें बचाना चाहिए मां, वे बहुत बड़े खतरे में हैं। और वह तुरंत ही अपने भाइयों को पकड़ने भाग गया। उसने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह तो खतरे के नाम से ही बहुत घबरा गई थी। वह खुद ही बड़बड़ाता जा रहा था, वह नीच जादूगरनी, वह केवल जवान आदमियों का शिकार करती है। वह उनके लिए एक स्वागत वाली चटाई बिछाती है, फिर वह उनको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और शराब पिलाती है। वह उनको इतना पिलाती है कि वे बेहोश से हो जाते हैं। फिर जब वे उसकी बेटियों से बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वे कहां हैं, और तब तक रात हो जाती है। तब वह कहती है, ओह, अब तो रात हो गई, तुम यहीं मेरे घर क्यों नहीं ठहर जाते? अब यहां से जाने में बहुत खतरा है, तुम मेरे घर में आराम से सो, कल सुबह चले जाना। वे जवान आदमी तुरंत ही राजी हो जाते हैं। फिर जब वे सो जाते हैं तो वह नीच जादूगरनी अपनी म्यान में से एक खंजर निकालती है, उसको तेज करती है और उन आदमियों के कमरे में जाकर उन सबको मार डालती है। ये जादूगरनियां
ये आदमी के मांस पर ही क्यों जीती हैं? और अगर जीना चाहती हैं तो वे किसी और का मांस खाकर जिएं, पर मेरे भाइयों के मांस पर नहीं। मुझे जाकर अपने भाइयों को बचाना चाहिए। उसने अपने आगे देखा तो उसको अपने भाई जाते दिखाई दे गए। उसने उनको पुकार कर उसका इंतजार करने के लिए कहा तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनको इस तरह रास्ते में पकड़ भी सकता था। फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि वह आवाज कहां से आ रही थी, पर उनको कोई दिखाई भी नहीं दिया। वे उस आवाज को अनसुना करके आगे चलने ही वाले थे कि वह छोटा लड़का सबसे आखिर में चलने वाले भाई की टांगों से लिपट गया और बोला, मैं यहां हूं भैया। जब उन्होंने उस छोटे से लड़के को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनको पता नहीं था कि वे उसको क्या कहें, आदमी या कुछ और, क्योंकि देखने में वह आदमी जैसा लगता तो था, पर एक आदमी कहलाने के लिए वह बहुत ही छोटा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या हो? वह छोटा लड़का बोला, मैं गटकू हूं, तुम्हारा भाई। उनमें से एक भाई बोला, तुम हमारे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो कोई चालबाज हो, क्योंकि हमारी मां के तो हम केवल 10 ही बेटे हैं। तुम कहां से आ गए? तुम चले जाओ यहां से और हमको अकेला छोड़ दो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। गटकू बोला, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो वह बहुत खतरनाक है और मैं तुम सबको उस खतरे से बचाने के लिए आया हूं। सारे भाई उस छोटे बच्चे की ये बातें सुनकर उन्हें मजाक समझकर हंस पड़े। जितना ज्यादा वे इस बच्चे की बातों को अनसुना करते रहे, उतना ही ज्यादा वह बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। उन्होंने उसको बहुत पीटा और मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर काली कस्तूरी के घर की तरफ चले गए। काफी रास्ता पार करने के बाद जब सूरज उनके सिर के ऊपर से गुजर गया तो एक भाई को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। उसने उस कपड़े को उठा लिया और उसको सबको दिखाते हुए बोला, खुशी मनाओ मेरे भाइयों, अब हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। यह देखो, लगता है कि यह कपड़ा काली कस्तूरी की बेटियों ने हमारे लिए यहां जानबूझकर छोड़ा है ताकि हम उनके घर आसानी से पहुंच सकें। और यह कहकर उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर डाल लिया। पर वे थोड़ी ही दूर और आगे गए थे कि उस भाई को लगा कि उसका कंधा उस कपड़े के बोझे से कुछ भारी सा लगने लगा है। सो उसने अपने भाइयों से कहा कि वे उस कपड़े को ले चलने में उसकी सहायता करें। उनमें से एक भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुमको एक कपड़े को ले चलने में भी सहायता की जरूरत है? मां ठीक कहती थी कि तुम एक लड़की हो जो वह कभी नहीं चाहती थी। उसके एक भाई ने उससे वह कपड़ा ले लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। यह देखकर उसके दूसरे भाई हंस पड़े, पर वे फिर कुछ ही दूर चले थे कि उस भाई को भी उस कपड़े का बोझ ज्यादा लगने लगा। सो उसने भी वह कपड़ा अपने दूसरे भाई को दे दिया। कुछ देर बाद उसको भी वह कपड़ा बोझ लगने लगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 10वां भाई भी उसको उठाकर नहीं चल सका। जैसे ही उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर से उतारा तो एक आवाज आई, ये मैं हूं गटकू, तुम्हारा सबसे छोटा भाई। यह कहते हुए वह कपड़े में से कूदकर बाहर आ गया। बाहर आकर वह बोला, मैं कपड़े के अंदर बैठा था और इतनी देर तक तुम लोग मुझे उठाए ला रहे थे, इसीलिए वह कपड़ा इतना भारी था। यह सुनकर उसके भाई लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसको पकड़कर फिर से बहुत पीटा। एक भाई ने कहा, यह उसको सबक सिखाने के लिए काफी है, इसे वह इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। उन्होंने उसको फिर से मरा समझकर छोड़ दिया और आगे अपनी यात्रा पर चल दिए। जल्दी ही उनमें से एक भाई का पैर किसी सख्त चीज पर पड़ा तो उसने नीचे देखा तो देखा कि वहां तो एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। उसने उस अंगूठी को उठाते हुए कहा, लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा है, किसी की अंगूठी खो गई है और अब यह मेरी है। कहकर उसने वह अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और वे फिर आगे चल दिए। कुछ देर बाद उस भाई ने महसूस किया कि उसकी वह अंगूठी उसकी उंगली में बहुत भारी हो गई है और वह इतनी भारी हो गई थी कि वह उसको और नहीं पहन सकता। सो उसको उसने अपने दूसरे भाइयों को दे दिया, जैसा कि उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े के साथ किया था। एक भाई से दूसरे भाई के हाथों से गुजरती हुई वह अंगूठी आखिर में सबसे बड़े भाई के पास पहुंची और जब वह भी उसको नहीं पहन सका तो गटकू उस अंगूठी में से कूदकर बाहर आया और बोला, अब तक तुम सबको मालूम हो जाना चाहिए था कि इसमें मैं बैठा था। सब भाइयों ने फिर से उसको इतना पीटने का निश्चय किया कि वह मर जाए, पर इस बार सबसे बड़े भाई ने उन सबको यह करने से रोक दिया। वह बोला, इस छोटे से बच्चे ने हमारा इतना ज्यादा समय लिया है तो इसको अपने साथ चलने दो, और फिर यह हमारे साथ चलने के लिए इतना पक्का इरादा लेकर आया है तो हमें इसे नाउम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इससे अब हमको इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह अब 11 भाई अपनी यात्रा पर चल पड़े।
वे अब पहले से कहीं ज्यादा तेज जा रहे थे। गटकू उन सब के पीछे चल रहा था। वे लोग जल्दी ही काली कस्तूरी के गांव आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो वह जादूगरनी उनके स्वागत के लिए बाहर आई। उसकी बेटियां उसके पीछे थीं। उन लड़कियों की सुंदरता देखकर तो सारे भाइयों की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तो यह कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़कियां धरती पर थीं भी। उनको तो अपनी मां की कहानियां याद थीं, जो वह उनको सुनाया करती थी, जिनमें बहुत सुंदर लड़कियां पानी में रहा करती थीं, या फिर वे बहुत दूर किसी ऐसी जगह रहती थीं जहां अब तक कोई गया ही नहीं था। उनकी मां के अनुसार अगर कोई लड़की इतनी सुंदर थी कि अगर कोई लड़का सड़क पर उसके पास से गुजर जाता और पीछे मुड़कर नहीं देखता था, तो इसका यह मतलब था कि वह जरूर ही किसी बीमारी का शिकार था। और अगर कोई आदमी किसी ऐसी सुंदरता को शाम को देखे तो उसको उस लड़की से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जरूर ही कोई भूत रही होगी। उस लड़की को उसे अपनी आंखों के कोनों से यह देखते हुए कि वह उसे कहीं देख तो नहीं रही, गुजर जाने देना चाहिए था। उसको झुककर यह भी देखना चाहिए था कि उसकी एड्डियां तो जमीन से नहीं छू रही थीं और उसके पैर भी जमीन पर निशान छोड़ते जा रहे थे या नहीं, क्योंकि अगर उसकी एड़ी जमीन से नहीं छू रही थी तो उसको वहां से जितनी तेज वह भाग सकता था उतनी तेज भाग जाना चाहिए था, क्योंकि तब तो वह निश्चित रूप से भूत थी। उन लड़कियों को देखकर उन लड़कों ने सोचा कि वे इतनी सुंदर लड़कियां केवल उनका सपना ही थीं। फिर भी वे वहां उन 10 लड़कों के सामने कम से कम खड़ी तो थीं, आमने सामने। उनको लगा कि वे मर गए हैं और स्वर्ग में खड़े हैं। काली कस्तूरी बोली, आओ मेरे बच्चों, अब जबकि तुम लोगों ने मेरी बेटियों को देख लिया है, मैं चाहूंगी कि तुम उनको जान भी लो। उनको यकीन है कि वे तुमको यहां आराम से ठहराएंगी। इसके बाद उस जादूगरनी ने उन सब का अपनी बेटियों से परिचय कराया और फिर उनको अपने मेहमानों वाले घर में ले गई। तब तक उसने गटकू को नहीं देखा था, जो अपने सबसे बड़े भाई के पैरों के पीछे ही खड़ा था। उसने उन लड़कों को मेहमानों वाले घर में ले जाकर खूब अच्छा खाना खिलाया और खूब शराब पिलाई। आखिर में उसने गटकू को देखा तो उसे उसका साइज देखकर उसे बड़ा आनंद आया। उसने उससे कहा, ए तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ। तुम तो बहुत ही प्यारे हो, मैं तुमको अपने घर में आराम से ठहराऊंगी। जैसा कि काली कस्तूरी ने सोच रखा था, वे लड़के उसकी बेटियों के साथ आनंद करते रहे और उन लड़कों के वहां रहते रहते ही रात हो गई। उन लड़कों को वहां रोकने में उसको कोई खास परेशानी नहीं हुई। वह लड़के वहां रुकने में बहुत खुश थे। उसने उनको और खाना और शराब परसी। सब लोगों ने खूब खाया और खूब नाचा। काली कस्तूरी ने जब देखा कि 20 लड़के लड़कियां खा पी कर धुत हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं, तो वह आकर बोली, सब चीजों का कहीं तो अंत होता ही है। उसने उनके बिस्तर बिछाए। आदमियों को उसने सफेद कपड़े ओढ़ाए और अपनी बेटियों को नीले कपड़े ओढ़ाए। फिर वह अपने घर चली गई। गटकू के सोने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छी जगह तैयार की। उसने गटकू से गुड नाइट मेरे छोटे आदमी बोला तो गटकू बोला, गुड नाइट मेरी बड़ी औरत, तुम कैसे सोती हो? काली कस्तूरी बोली, जब मैं सो जाती हूं तो खर्राटे मारती हूं, ऐसे हूं, अब मैं सुबह उठूंगी, हूं, अब मैं सुबह उठूंगी और तुम कैसे सोते हो? गटकू ने झूठ बोला, मैं तो जंगली सुअर की तरह सोता हूं, काली कस्तूरी बोली, ठीक है, ठीक से सोना। और फिर वह खुद भी सोने चली गई। पर गटकू सोया नहीं, वह बस चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा। हम। जब काली कस्तूरी ने उसको जैसे उसने उसको बताया था खर्राटे मारते सुना, तो वह बिना आवाज किए अपने बिस्तर से उठी और कमरे के उस कोने में गई जहां उसका खंजर रखा था। उसने खंजर को उसकी म्यान से निकाला ही था कि गटकू जाग गया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? उसने तुरंत ही खंजर म्यान में रख दिया और परेशान सी होती हुई बोली, कुछ नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जगा दिया मेरे छोटे आदमी। लाओ, मैं तुम्हारा तकिया ठीक कर दूं। उसने उसका तकिया ठीक किया और उसे फिर से सो जाने के लिए कहा और वह खुद भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। काफी देर बाद गटकू ने फिर से अपने खर्राटे मारने शुरू किए तो काली कस्तूरी फिर से उठी और अपना खंजर लेने गई। पर गटकू फिर उठ गया और उसने फिर उससे पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? काली कस्तूरी फिर यही बोली कि वह कुछ नहीं कर रही थी। उसने फिर से गटकू का तकिया ठीक किया और उसको सोने के लिए कहा। काफी देर बाद सुबह होने के करीब के समय में जब सब शांत था,
कोई मकड़ा भी नहीं बोल रहा था। गटकू अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था तो उसने जादूगरनी के खर्राटे सुने। हु, अब मैं सुबह उठूंगी। हु, अब मैं सुबह उठूंगी। उसके खर्राटे सुनकर गटकू चुपचाप से अपने बिस्तर से उठा और उस मेहमानों वाले घर में पहुंच गया जहां उसके भाई और वे सुंदर लड़कियां सोई हुई थीं। उसने बड़ी सावधानी से अपने भाइयों के ऊपर से सफेद कपड़े हटाकर उन्हें लड़कियों के ऊपर डाल दिया और उन लड़कियों के नीले कपड़े हटाकर अपने भाइयों के ऊपर डाल दिए। यह सब करके वह अपने उस घर में आ गया जहां वह और काली कस्तूरी सो रहे थे। धीरे से वह अपने बिस्तर में घुस गया और अपनी चादर ओरछ ली। वह फिर से उस जादूगरनी को धोखा देने के लिए खर्राटे भरने लगा। जब काली कस्तूरी ने फिर से गटकू के खर्राटे सुने तो वह फिर चुपचाप से उठी और अपने कमरे के कोने में अपना खंजर निकालने गई। उसने अब की बार बड़ी धीरे से अपनी म्यान में से उसे निकाला, चुपचाप ही उसको तेज किया और मेहमानों वाले कमरे में चली गई। उसने पहचाना कि कौन कौन है और फिर सफेद कपड़े से ढके लोगों को बड़ी सफाई से मार दिया। अपने काम से संतुष्ट होकर वह अपने कमरे में आकर सो गई। काफी देर बाद उसने भी खर्राटे मारना शुरू कर दिया। गटकू को पता चल गया कि अब वह गहरी नींद सो गई है। तुरंत ही गटकू अपने बिस्तर से उठा और अपने भाइयों को जगाने गया। उसने उनको पहले समझाया और फिर दिखाया कि वहां क्या हुआ था कि काली कस्तूरी ने अपनी ही बेटियों को मार दिया था। यह देखकर तो वे सब बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां से अपना सामान उठाया और भाग लिए। अभी वे लोग जंगल में बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि काली कस्तूरी जाग गई। उसने देखा कि गटकू अपने बिस्तर पर नहीं है तो वह मेहमानों वाले घर की तरफ भागी जिसमें वे नौजवान और उसकी बेटियां सोए हुए थे। वहां जाकर उसने देखा कि उसने तो गलती से अपनी ही बेटियों को मार दिया था और वे नौजवान भी वहां से भाग गए थे। यह सब देखकर तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने तुरंत ही हवा को बुलाया और उस हवा पर सवार होकर वह उन नौजवानों का पीछा करने चली। गटकू ने देख लिया कि उनके पीछे आने वाली हवा में वह जादूगरनी थी। उसने अपने भाइयों को सावधान किया भी, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उनको क्या करना है। लेकिन गटकू ऐसा नहीं था। उसने तुरंत ही झाड़ियों में से एक अंडा निकाला और उसे अपने भाइयों और हवा के बीच में तोड़ दिया। तुरंत ही उस हवा और भाइयों के बीच में एक बहुत चौड़ी नदी बन गई जो वह जादूगरनी पार नहीं कर सकती थी। यह देखकर जादूगरनी ने हवा में से एक कैलेबाश पैदा किया। वह उस कैलेबाश में नदी का पानी भर भर कर नदी को खाली करने लगी। जल्दी ही वह नदी खाली होकर सूख गई और काली कस्तूरी फिर से उन भाइयों का पीछा करने लगी। गटकू ने फिर देखा कि वह जादूगरनी अभी भी हवा में आ रही थी, सो उसने फिर से अपने भाइयों को सावधान किया, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उनको क्या करना था। अब की बार गटकू ने नीचे से एक पत्थर उठाया और उसको अपने और काली कस्तूरी के बीच में उड़ा दिया। वह पत्थर तुरंत ही एक पहाड़ में बदल गया और उसने उन दोनों के बीच का रास्ता ही बंद कर दिया। इस पर काली कस्तूरी ने हवा से जादू की एक कुल्हाड़ी बुलाई और उससे पहाड़ खोदने लगी। पर जब तक उसने पहाड़ में से जाने का रास्ता बनाया तब तक तो वे भाई लोग जिंदा आदमियों और जादूगरों की दुनिया के बीच की हद पार कर चुके थे। अब वह उन पर अपना कोई असर नहीं डाल सकती थी। उन लोगों को भी अपना घर दिखाई दे गया था, सो वे दौड़कर अपने घर के अंदर घुस गए। अगले दिन इन भाइयों को गांव के लिए लकड़ी काटने जंगल जाना था, पर वे अभी भी डरे हुए थे कि कहीं उनका सामना काली कस्तूरी से न हो जाए। पर उनको तो लकड़ी लाने जाना ही था, सो वे जंगल तो गए, पर वे बहुत सावधान थे और हमेशा पीछे देखते रहते थे। काली कस्तूरी ने उन लोगों को देख लिया तो वह एक लट्ठे का रूप रखकर वहीं रास्ते में पड़ गई। गटकू ने जब एक अजीब सा लट्ठा रास्ते में पड़ा देखा तो उसने पहचान लिया कि यह तो काली कस्तूरी है। उसने फिर अपने भाइयों को सावधान किया कि वह वहां लट्ठा नहीं था, बल्कि वह तो जादूगरनी थी। तो इससे पहले कि वह जादूगरनी उनको किसी और रूप में बदल पाती, वे वहां से जल्दी ही अपने घर भाग गए। पर काली कस्तूरी भी उनको छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपने आप को कई चीजों में बदला ताकि गांव वाले उसे पहचान न सकें, पर उसकी कोई तरकीब काम नहीं की। कई दिनों बाद एक बार उन भाइयों को जंगल से आलू बुखारा लाने के लिए भेजा गया। तब तक वे सब तो उस जादूगरनी को भूल ही गए थे, पर गटकू नहीं भूला था। जब वे सब अपने प्रिय आलू बुखारों के पेड़ों के पास आए तो उन्होंने देखा कि करीब करीब सारे आलू बुखारे खराब हो चुके थे, सिवाय एक पेड़ पर एक गुच्छे के। उस पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं और उसके फल रसीले और सुंदर लग रहे थे। सारे भाई यह देखकर बहुत खुश हुए। वे उन फलों को तोड़ने के लिए दौड़े कि फ्रैयल ने महसूस किया कि यह तो काली कस्तूरी की चाल है, सो उसने उनको सावधान कर दिया। इससे वे उसकी पकड़ में आने से बच गए।
अगली सुबह जब वे भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एक गधा बाहर मैदान में चर रहा है। वे उस गधे पर चढ़ गए और उसको दौड़ाने के लिए ऐ ऐ ऐ करने लगे, पर वह तो चला भी नहीं और गटकू की तरफ देखने लगा। तो उसके भाइयों ने उससे कहा, आओ तुम भी इस गधे पर चढ़ जाओगे। गटकू बोला, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, पर वहां मेरे बैठने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। यह सुनकर गधा और लंबा हो गया और उसने उसके लिए भी जगह बना दी। गटकू बोला, तुम्हारी जिंदगी लेकर नहीं, मैं और उस गधे पर चढ़ूं जो मुझे सुन सकता है और मुझे सुनकर अपनी लंबाई बढ़ा सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। यह सुनकर गधा फिर से अपनी पुरानी लंबाई में आ गया। गटकू जान गया था कि यह गधा नहीं था, बल्कि काली कस्तूरी खुद थी। सो वह उस पर हंसने लगा और अपने भाइयों से बोला, तुम लोग फिर से धोखा खा गए हो। यह गधा नहीं है, बल्कि काली कस्तूरी खुद है, क्योंकि एक गधा कैसे तो 10 आदमियों को बिठा सकता है और कैसे आदमी की बात सुन सकता है। उस गधे ने तुरंत ही उन 10 भाइयों को नीचे गिरा दिया। वे सब उठे और उठकर वहां से भाग गए। काली कस्तूरी ने भी अपने आप को गड्ढे से काली कस्तूरी में बदल लिया और उनके पीछे पीछे भागी। फिर उसने सोचा, मैंने हर तरकीब लड़ाई पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही, केवल इस छुटके की वजह से। पहले मुझे इस छुटके से निपटने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए, उसके बाद मैं उन 10 को तो अपने मुट्ठी में कर ही लूंगी। सो अगले दिन निकलने के काफी देर बाद एक बहुत सुंदर लड़की गटकू के पास आई। वह लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदरता तो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। वह बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूं। गटकू उसको देखकर बहुत खुश था। वह उस लड़की को अपने घर ले गया और वहां उसने उसकी बहुत खातिरदारी की। उसकी मां ने उस लड़की के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और उनको पीने के लिए बढ़िया शराब भी दी। जब शाम हो गई तो वह लड़की बोली कि अब वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। गटकू बोला, ठीक है, अच्छा विदा। उम्मीद है कि हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। वह लड़की बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी नहीं चलोगे? और ये इसलिए नहीं है कि दोस्त लोग अपने घर का रास्ता नहीं जानते, बल्कि इसलिए भी कि किसी दोस्त को छोड़ने जाना दोस्ती की भी निशानी है और तौर तरीका भी है। गटकू ने अपने सिर पर अपना दायां हाथ मारा और उससे माफी मांगते हुए बोला, उफ, मुझे अफसोस है, मैं तो भूल ही गया था। सचमुच मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं तो अपने तौर तरीके ही भूल गया था। जैसे ही वे दोनों अंधेरे में घर से बाहर निकले, गटकू की मां ने भी उस लड़की को विदा कहा। उस रात चांद आधा ही था, सो चारों तरफ बहुत ही कम रोशनी फैल रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी और गटकू उसके पीछे पीछे चल रहा था, पर उसको 10-15 फीट से आगे का भी मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। अचानक उस लड़की ने अपने कदम बढ़ाए और एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छिप गई। इससे पहले कि गटकू कुछ कहता, वह फिर से वापस आ गई, पर इस बार वह लड़की के रूप में नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भयानक अजगर के रूप में थी। वह गटकू की तरफ बढ़ी तो गटकू बोला, मुझे मालूम था कि यह तुम हो काली कस्तूरी। तुम उसके साथ चालें नहीं खेल सकती जो खुद ही भगवान से बात करने वाला हो। और यह कहते के साथ ही गटकू एक नरक की आग के रूप में बदल गया। अजगर तब तक अपनी लंबी कुंडली नहीं खोल सका ताकि वह उस आग से बचकर भाग सके। सो जब तक वह उस नरक की आग का सामना करता, तब तक तो वह आग के चपेटे में आ गया था। अजगर आग में जलकर मर गया था। गटकू अपने गांव अपने घर लौट आया और अपने भाइयों और सब गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। सारे गांव में खूब खुशियां मनाई गईं। खूब अच्छा खाना पीना नाचना हुआ कि काली कस्तूरी जादूगरनी मर गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद से भरे रहिए।